हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विथ मी में। आज यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं आरआरबी से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो उससे पहले आपको बता दें कि यह जानकारी उपलब्ध कराई हमारे सहयोगी सतीश जी ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी अपडेट यहाँ पर हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं। तो देखिए आरआरबी ने अपनी वेबसाइट जो है यहाँ पर 21 सितंबर से ही खोल रखा है। आप जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं कि आपके फॉर्म एक्सेप्टेड हैं या रिजेक्टेड हैं। इसके लिए वीडियो भी बनाया गया है प्रीवियस में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ जाकर वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो देखिए यूपीपीसीएल जेई संघ के केंद्रीय महासचिव ने करो या मरो आंदोलन का यहाँ पर शुरुआत कर दिया है, जिसमें आप सभी कर्मचारियों को यहाँ पर सहयोग करना है और जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको तो सहयोग करना ही है। यहाँ पर देखिए निजीकरण बंद हो, हैशटैग स्टॉप यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण बंद हो, इसके लिए ट्विटर ट्रेंड आपको लगातार जारी रखना है। दिन में प्रतिदिन आपको 10 बजे कम से कम 10 ट्वीट 20 ट्वीट सभी को करना है और अधिक से अधिक उसको शेयर करिए, जिससे कि और भी जो परीक्षार्थी हैं वो भी इसको रिट्वीट कर सकें। तो देखते हैं पूरी खबर क्या है। यहाँ पर देखिए एक ही फोटो और एक ही फोटो जो है एक ही भर्ती में स्वीकार की जाती है और दूसरे में खारिज कर दी जाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर एनटीपीसी में सेलेक्ट हुआ वही फोटो जो है एक्सेप्ट किया गया और वही जो है ग्रुप डी में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर हम लोग पूरी खबर देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि आवेदन कितने आए थे, पदों की संख्या क्या है और फार्म कितने निरस्त हुए। तो यहाँ पर देखिए जो एनटीपीसी का है, यहाँ पर देखिए आवेदन आए जो है 18,11,361। यह देखिए आपको लग रहा होगा कि संख्या कम है, लेकिन ये आरआरबी इलाहाबाद का ये अपडेट है। और देखिए इसमें कुल पदों की संख्या 4,730 है। वही फार्म जो निरस्त हुए 3,942। और देखिए जो आरआरबी ग्रुप डी यहाँ पर जो इलाहाबाद में फार्म अप्लाई किए गए 9,11,082 फार्म अप्लाई किए गए। वहीं देखिए कुल पदों की संख्या इसमें 4,730 है। वहीं जो फार्म निरस्त किए गए देखिए 3500 फार्म जो ग्रुप डी के हैं वो यहाँ पर निरस्त किए गए इलाहाबाद जोन के। और हम लोग देख लेते हैं कि कमेटी ने यहाँ पर देखिए कि ये ग्रुप डी के फार्मों की जांच, चेयरमैन का कहना है, जो आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन है आर ए जमाली, इनका कहना है कि ग्रुप डी का आवेदन आरआरसी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ से मांगा गया था। परीक्षा आरआरबी कराएगा और ग्रुप डी के फार्मों की स्क्रूटनी उच्च स्तरीय कमेटी ने की। और देखिए चेयरमैन के अनुसार 2018 में भी ग्रुप डी के फार्म रिजेक्ट होने पर तमाम आपत्तियाँ आई और उस समय समीक्षा के बाद फार्म को यहाँ पर दुरुस्त कराया गया था। तो देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर फार्म को रिजेक्ट किया गया है। रीजन बताया जा रहा है किसी में कि फार्म आपका जो फोटो जो इनके गाइडलाइन में उसके अनुरूप नहीं है और आपका सिग्नेचर किसी में उनके अनुरूप नहीं है। तो देखिए जो रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में हजारों फार्म रिजेक्ट होने पर अभ्यर्थी फिर भड़के हैं और अभ्यर्थियों का दावा है कि एनटीपीसी के ग्रुप डी में एक फोटो और सिग्नेचर वाले फार्म भरे गए और एनटीपीसी में यहाँ पर फार्म स्वीकार किया गया, जबकि वही फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर ग्रुप डी में निरस्त कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए हजारों फार्म इसमें दुरुस्त भी ये देखिए पहले भी किए जा चुके हैं कि पिछले साल ग्रुप डी की परीक्षा में देश भर से 4.5 लाख से अधिक फार्म निरस्त होने की जानकारी होने पर अभ्यर्थियों ने देखिए यहाँ पर विरोध किया था नई दिल्ली में, जिससे कि जांच में 40,000 से अधिक फार्म जो है दुरुस्त किए गए। और यहाँ पर अधिकारियों के मुताबिक कंप्यूटर की गलती की वजह से ऐसा हुआ था, तो बाद में उसको दुरुस्त कर लिया गया था। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यूपीपीसीएल से रिलेटेड थोड़ी वीडियो लंबी रहने वाली है, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। यहाँ पर देखिए यूपीपीसीएल निजीकरण की खबर से करो या मरो की भावना से ऐतिहासिक संघर्ष की ओर बढ़ते कदम। प्रिय मित्रों, क्रांतिकारी अभिवादन सहित आप सभी को सुप्रभात। विगत देखिए 1 सितंबर 2020 से संघर्ष समिति की केंद्रीय टोली द्वारा प्रदेश व्यापी जन जागरण और सीधा संवाद यहाँ पर प्रारंभ कर क्रमशः पूर्वांचल डिस्काम वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, पश्चिमांचल में मेरठ, मुरादाबाद, यहाँ मध्यांचल में बरेली होते हुए केंद्रीय टोली जो है कल देर रात, यानी कि आज वीडियो जो बन रहा है तो कल नहीं परसों की रात में ही मुख्यालय पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उक्त टोली का एक सदस्य होने के नाते यहाँ पर देखिए स्वतः यहाँ पर अधिकतर समय तक राजधानी मुख्यालय से बाहर रहा, जिसके कारण विगत कई दिनों से आप सभी से सीधे संवाद की निरंतरता से यहाँ पर वंचित रहा।
आप अभिज्ञ हैं कि इसी बीच भारत की संसद द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून यथा जैसे कि प्रश्नकाल समाप्त किया जाना, यानी कि अब आपको यहाँ पर संसद काल में प्रश्न नहीं करना है, कृषि कानून 2020 पास करना, श्रम कानून संशोधन 2020 इत्यादि पारित किए जाने के बाद दिनांक 20/9/2020 को केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा ऊर्जा क्षेत्र का संपूर्ण निजीकरण किए जाने हेतु बिडिंग प्रक्रिया का एक विस्तृत दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर स्पष्ट कर दिया गया है कि अब देश में जनता का राज नहीं, जनता के लिए राज नहीं, अपितु कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए ही नीति निर्धारण किए जाएंगे। तो देखें यहाँ पर ये उपभोक्ता कर्मचारी सभी के लिए यह दुखद खबर है, क्योंकि अगर बिजली का निजीकरण हो गया तो यहाँ पर निश्चित तौर पर उपभोक्ता भी इसमें परेशान होने वाले हैं, कर्मचारी तो इसमें परेशान होंगे ही। देखिए अर्थात वर्तमान में देश के लोकतंत्र को समाप्त किए जाने का भीषण खतरा एवं बिजली कार्मिकों, किसानों, बेरोजगारों एवं बिजली के आम उपभोक्ता का भविष्य पूरी तरह अंधकार की ओर ले जाने का हर संभव यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को भेजे निजीकरण के दस्तावेज। केंद्र सरकार द्वारा 20 सितंबर को यहाँ पर राज्यों को प्रेषित किए गए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट विद्युत वितरण कंपनियों के संपूर्ण निजीकरण का दस्तावेज है। यह दस्तावेज जारी होने के बाद यदि किसी प्रांत को विद्युत वितरण कंपनी का निजीकरण करना है तो ट्रांसफर स्कीम, जिसमें कर्मचारियों और परिसंपत्तियों का हस्तांतरण होना होता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP, जो एक प्रकार से टेंडर डॉक्यूमेंट होता है, बिडिंग की प्रक्रिया और बिडिंग के उपरांत शेयर होल्डर के करार का मसौदा आदि सब बातें यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए। बिडिंग डॉक्यूमेंट बहुत विस्तार से रेडीमेड दे दी गई है और इन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में अब किसी राज्य को समय नहीं लगाना होगा। और देखिए ट्रांसफ़र स्कीम से स्पष्ट, यहाँ पर ट्रांसफ़र स्कीम में स्पष्ट लिखा है कि निजीकरण के बाद कर्मचारी निजी कंपनी के कर्मचारी हो जाएंगे और सरकारी डिस्कॉम कंपनियों की सेवांत सुविधाएं यथा पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का उत्तरदायित्व केवल उसी दिन तक यहाँ पर लेगी जिस दिन तक वे सरकारी डिस्कॉम के कर्मचारी हैं। निजीकरण होते ही सरकारी डिस्कॉम का कोई यहाँ पर दायित्व नहीं रहेगा, यानी कि जो भी कर्मचारी यहाँ पर इसमें सरकारी कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हैं, यहाँ पर इनका निजीकरण होने के बाद कर्मचारी भी निश्चित तौर पर इसके निजीकरण के शिकार होंगे, यानी कि वो अब सरकारी कर्मचारी न होकर निजी कर्मचारी हो जाएंगे। और जो इनको यहाँ पर सुविधाएं, पेंशन, ग्रेच्युटी इत्यादि जो भी यहाँ पर सुविधाएं सरकारी तौर पर मिलती थी वो यहाँ पर निश्चित तौर पर नहीं मिलने वाली हैं। तो देखिए निजी कंपनी के नियमों व सेवा शर्तों के अनुसार कर्मचारियों को कार्य करना होगा, यानी कि जो निजी कंपनी अपनी सेवा शर्त और नियम जो बताएगी उसी के अनुरूप यहाँ पर कर्मचारियों को काम करना होगा। देखिए सबसे भयावह उदाहरण तो उड़ीसा का है, जहाँ हाल ही में यहाँ पर देखिए 1 जून को टाटा पावर ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी का अधिग्रहण किया। टाटा पावर ने उड़ीसा के विद्युत नियामक आयोग लिखित तौर पर बता दिया है, यहाँ पर टाटा पावर ने विद्युत नियामक आयोग को कि टाटा पावर कर्मचारियों के मामले में उनकी पूर्व शर्तों को यहाँ पर स्वीकार नहीं करता और टाटा पावर की शर्तों पर कर्मचारियों को काम करना होगा, यानी कि जो ये निजी कंपनी टाटा पावर है उसके अनुरूप ही यहाँ पर जो उड़ीसा विद्युत के कर्मचारी हैं उनको काम करना होगा, अन्यथा उन्हें जो है यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अगर आप उनके अनुरूप काम नहीं करते तो आपको यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। निजी कंपनी के आचरण के विषय में बताने का कोई ज़रूरत नहीं है कि उनका व्यवहार कैसा होता है, उनको किसी न किसी तौर पे उनको पूरी तरह काम कराना है। जितना टाइम उनको यहाँ पर लिखित तौर पर दिया गया उतना टाइम उनको 100% काम उनको लेना है। तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा भेजे स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में यह लिखा है कि निजीकरण का प्रस्ताव तय किए जाने के बाद 32 सप्ताह में कंपनी का निजी क्षेत्र को हैंडओवर कर दिया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में यह समय देखिए 29 मई से शुरू हो गया है। डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 16 सप्ताह में RFP फाइनल कर बिडिंग प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी। क्योंकि RFP और बिडिंग के डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार द्वारा अब यहाँ पर भेज दिए गए और 16 सप्ताह हो चुके हैं। ऐसे में देखिए कभी भी यहाँ पर बिडिंग प्रक्रिया शुरू हो सकती है। टाइमलाइन के अनुसार अगले 8 सप्ताह में बिडिंग को अंतिम रूप दिया जाना और उसके बाद 4 सप्ताह में निजी कंपनी को हैंडओवर प्रक्रिया पूरी किया जाना है। यहाँ पर देखिए सरकार की मंशा दिसंबर तक
यहाँ पर देखिए दिसंबर तक यहाँ पर पूर्वांचल डिस्काम को निजीकरण करने की पूरी मसौदा है और इनका पूरा यहाँ पर विचार है कि दिसंबर तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर जूनियर इंजीनियर संगठन, जो भी केंद्रीय संगठन है इसके विद्युत वितरण निगम के सभी लोग यहाँ पर देखिए करो या मरो आंदोलन के लिए एकजुट हो गए हैं और यहाँ पर देखिए निजीकरण को किसी न किसी तौर पर रोकना है और निजीकरण को होने नहीं देना, अन्यथा जो उपभोक्ता है वो तो निश्चित तौर पर परेशान होने वाले हैं और कर्मचारी भी इसमें परेशान हो सकते हैं। तो देखिए परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं और चुनौतीपूर्ण भी हैं। इस चुनौती को स्वीकार करना है, करो या मरो, यानी कि या कर डालिए या फिर मर ही जाइए की भावना से एकजुट होकर ऐतिहासिक संघर्ष के लिए तैयार रहना है आपको। जय हिंद, जय संगठन, इनकलाब जिंदाबाद के नारे यहाँ पर जूनियर इंजीनियर संगठन के द्वारा लगाए गए। तो देखिए यहाँ पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति इसके लिए लगातार कार्यरत है। जो केंद्रीय महासचिव देखिए इंजीनियर जयप्रकाश सर हैं, इसमें काफ़ी संघर्षशील हैं और ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस पर कि निजीकरण को रोका जाए किसी न किसी तौर पर। चूँकि यहाँ पर देखिए जो सरकार की मंशा है इसमें इसको यहाँ पर दिसंबर तक, जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम है इसको देखिए यहाँ पर दिसंबर तक इसको जो है कि प्राइवेट करने पर 100% इसको विचार कर रही है। और आगे का कार्यक्रम यहाँ पर देखिए आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो बिडिंग की प्रक्रिया वो निश्चित तौर पर अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।